हेलो एवरीवन, आप सभी का उत्कर्ष संस्थान की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल और भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। देखिए, जिस तरीके से हम सभी को हमारी उम्र पता होती है कि मेरी उम्र कितनी है या किसी हमारे दोस्त की उम्र कितनी है, उसी तरह से पृथ्वी की भी हमारी उम्र है या पृथ्वी का एक अपना इतिहास है कि पृथ्वी कैसे बनी, कब बनी। इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो अवयव हैं जो हम देखते हैं, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, आपके जीव जंतु हैं, कुछ समुद्री जीव हैं, कुछ स्थलीय जीव हैं, कुछ उभयचर भी हैं। तो ये सभी जीव कैसे आए, कब बने, ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम अपने टॉपिक में देखने जा रहे हैं, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। देखिए, सबसे पहले हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें ये पता करना जरूरी है कि हमें ये इतिहास पता कैसे चला, ये जो हिस्ट्री है पृथ्वी की वो हमें कैसे पता चली, उसके मेथड्स क्या थे हमें पता करने के। क्योंकि हमारी एक औसत मानव की आयु कितनी होती है, 100 वर्ष, लेकिन पृथ्वी तो हमारी करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। तो इसका ये जो इतिहास है हमें कैसे पता चला आज के समय में, तो इसकी बहुत सारी पद्धति हैं पता करने की जो एक एक करके चर्चा में आई। पहली है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, जैसे अवसादीकरण की दर क्या होती है। देखिए, जैसे अभी हम देखते हैं कि अगर हम अपने घर को 7 दिन के लिए बंद कर दें तो क्या होता है, बहुत सारी धूल जम जाती है। वो धूल क्या है, जो उड़ के आती है और परत दर परत जमा होती रहती है। तो इसी तरीके से किसी भी अवसाद के जमने की एक दर होती है और ये दर जो होती है वो है 1.67 मिलीमीटर प्रति ईयर। तो इस दर से जब ये अवसादीकरण हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पे कितने अवसाद जमा हो चुके हैं और इस तरीके से हम पृथ्वी की जो है आयु पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारा सैलिनिटी ऑफ द ओशियन, यानी महासागरों की लवणता। यानी जिस तरह से महासागर हैं बहुत ही लवणीय हैं, हमें पता है लगभग 35 जो है पीपीटी जो महासागरों की लवणता है। तो इस लवणीयता का जो राज है या जो स्रोत है वो क्या है, वो हमारी जो नदियां हैं या स्थल से जो भी चीज़ें महासागरों में जा रही हैं वो उसकी लवणीयता को बढ़ा रही हैं। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम ये दर पता कर लें कि प्रतिवर्ष कितना लवण जो है महासागरों में जा रहा है और उसकी हम तुलना कर लें कि आज महासागरों की लवणता कितनी है, तो उस तरीके से हम पृथ्वी का इतिहास पता लगा सकते हैं। फिर क्या है, एज ऑफ फॉसिल्स, यानी हमें बहुत सारे जीवाश्म जो मिलते हैं उनकी उम्र क्या है, उसके हिसाब से हम पृथ्वी की आयु का पता कर सकते हैं। लेकिन इस पद्धति में भी एक प्रॉब्लम है और वो क्या है कि जो आपकी फॉसिल्स हैं, एक ऐसा भी समय था जब तक कोई जीव पृथ्वी पर नहीं था, तो उस समय को हम पता नहीं कर सकते। इसके बाद है हमारा रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के शीतलन की दर क्या है। अब देखिए, पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे ठंडी हुई। आपको पता है कि सूरज की तरह एक आग का गोला थी और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी पृथ्वी ठंडी हुई। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि शीतलन की दर जो है, कभी सूरज भी ज़्यादा गर्म रहा होगा, फिर अब धीरे धीरे ठंडा हो गया होगा और ठंडा हो रहा है। सूरज क्या है, एक तारा है। तो इस तरीके से हमें बेसिकली पता नहीं है कि किस तरह से शीतलन की दर कांस्टेंट रही या नहीं रही या वैरी हुई। तो हम ये वाला मेथड भी ढंग से पता नहीं कर सकते। अगला आता है हमारा रेडियोमेट्रिक डेटिंग। देखिए, हमने कार्बन डेटिंग के बारे में तो सुना है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या है, ये भी एक कार्बन डेटिंग जैसा ही है। देखिए, रदरफोर्ड ने 1904 में पहली बार जो है रेडियोमेट्रिक डेटिंग के थ्रू ये पता करने की कोशिश की कि जो पृथ्वी है उसकी उम्र क्या है। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो है उसके अंदर क्या होता है, देखो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं तो उन रेडियो एक्टिव पदार्थ की एक अर्ध आयु होती है, यानी उतने समय में वो रेडियो एक्टिव पदार्थ अपना आधा रह जाता है और आधा होके क्या होता है, वो किसी दूसरे तत्व में बदल जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से दो हमारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, यूरेनियम और थोरियम, जो कि डिके होके डिसइंटीग्रेट होके क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं लेड बन जाते हैं, सीसा बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम उन दोनों तत्वों का उपयोग करके एक सटीक जो है पृथ्वी की आयु पता कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इनमें से मान्य जो है वो है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। और छोटे जो चीज़ होती है उनको कोई भी जीव है उनकी हम पता करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डेटिंग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर कार्बन 14 का हम इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन पृथ्वी की जब हम आयु का पता लगाने के लिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग यानी यूरेनियम या थोरियम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको समझ आए कौन कौन सी पद्धति हैं पृथ्वी का इतिहास पता करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में देखो, हम सबसे पहले जब भी पृथ्वी की जो है इतिहास की स्टडी करेंगे तो जैसे हमारी उम्र 100 वर्ष है लेकिन पृथ्वी की तो अरबों वर्ष है। तो ऐसे में हम उस पूरे को 1-1 साल के या 10-10 साल के 100-100 साल के रेंज में तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने उनको कुछ खंडों में विभाजित किया, पृथ्वी के इतिहास को कुछ खंडों में विभाजित कर दिया। जो इसका सबसे बड़ा खंड होता है उसे हम बोलते हैं एरा या महाकल्प बोलते हैं।
फिर एरा जो है, एरा से छोटी इकाई होती है पीरियड, और पीरियड से छोटी इकाई होती है इपोक, और इपोक से छोटी इकाई होती है एज। यानी सबसे बड़ा एरा, फिर पीरियड, फिर इपोक और एज। यानी एरा विभाजित होता है पीरियड में, पीरियड विभाजित होता है इपोक में, और इपोक विभाजित होता है एज में। जैसे मेरी एज जो है वो इस तरह से ये वाली एज, ठीक है, आयु, उसमें विभाजित होता है, ठीक है। तो लेकिन इन सारी चीज़ों का देखो हिंदी तो है ही, लेकिन आप सब इसे उम्मीद रहेगी कि आप इसको इंग्लिश में भी याद रखें, जिससे परीक्षाओं में आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप जो है परीक्षाओं में एरा, पीरियड, इपोक, एज, इनके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि जो इनका हिंदी ट्रांसलेशन है वो कई बार बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ में हम पढ़ेंगे डिवीज़न, उसमें मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूँ। 1 मिलियन, जहाँ भी हम लिखेंगे 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। जनरली अपन ने सुना होगा मिलियनेयर, ठीक है, मिलियनेयर तो क्या होता है करोड़पति, लेकिन 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख। जहां हम बात करेंगे 1 बिलियन, यानी 1 बिलियन की, तो 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। तो इस तरीके से जहां भी हम मिलियन, बिलियन यूज करेंगे उसका ये मतलब है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए सुविधाजनक ये रहेगा कि हम उसकी बात मिलियन में करेंगे, क्योंकि मिलियन से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा जो है एरा है, पीरियड है या इपोक है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसलिए हम इसकी इकाई रखेंगे मिलियन, और 1 मिलियन इक्वल टू होता है 10 लाख और 1 बिलियन इक्वल टू होता है 1 अरब। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक एक करके हम सारे एराज देख लेते हैं। देखिए जो एरा होते हैं, हमने पृथ्वी के इतिहास में जो सबसे बड़ी इकाई है उसको क्या बोलते हैं हम, एरा या महाकल्प। तो उन एरास को हमने 4 पार्ट्स में बांटा है, यानी पृथ्वी की आयु जो है, उम्र है, जैसे हमारी भी उम्र होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह से हमारे जीवन की भी कुछ अवस्थाएं हैं, कुछ जो है डिविजन्स हैं। उसी तरीके से हमने पृथ्वी के इतिहास को भी, की उम्र को भी डिवाइड कर दिया है। तो पहला है प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद है पुराजीवी या पैलियोजॉइक, फिर आता है मध्यजीवी या मेसोजॉइक, और नवजीवी या सेनोजॉइक। तो हमने 4 एरा में डिवाइड किया, प्री कैम्ब्रियन, पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी, और ये इसी ऑर्डर में है, यानी सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन आया, फिर पैलियोजॉइक आया, फिर मेसोजॉइक आया और फिर सेनोजॉइक आया, ठीक है। तो इसके आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्ड याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी पैलियोजॉइक लिख दिया तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको पुराजीवी भी याद करिए और पैलियोजॉइक भी याद कीजिए। इसलिए हमने हमारे इस वीडियो को दोनों बाइलिंगुअल रखा है, और ज़्यादातर हमारा फोकस थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स पे भी है, क्योंकि ये टेक्निकल जो है चीज़ है, तकनीकी चीज़ है, इनको हम इंग्लिश में भी याद करेंगे। अब देखिए मैंने बताया था आपको एरा किस में डिवाइड होते हैं, पीरियड में। तो हर एक एरा में कुछ पीरियड्स हैं, जैसे प्री कैम्ब्रियन है, प्री कैम्ब्रियन को हमने 3 जो है पीरियड में बांटा है। इसके अलावा जो पुराजीवी है उसको हमने 7 पीरियड में बांटा है, मेसोजॉइक को हमने 3 पीरियड में बांटा है, सॉरी ये इसको हमने, पुराजीवी को हमने 6 पीरियड में बांटा है, मेसोजॉइक को हमने 3 पीरियड में बांटा है, और सेनोजॉइक को हमने 2 पीरियड में बांटा है। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें या अपनी कॉपी और पेन में नोट कर लें कि इस तरीके से हमने एराज को डिवाइड किया है, और ये इसी ऑर्डर में आपको याद रखने हैं। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा प्री कैम्ब्रियन एरा या प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। इसमें देखिए मैंने बताया था आपको, प्री कैम्ब्रियन को हमने जो एरा है उनको हमने किस में बांटा है, पीरियड में बांटा है। तो जो हमारा एजोइक पीरियड है और आर्कियन पीरियड है और प्रोटेरोजोइक पीरियड है, यानी प्री कैम्ब्रियन के अंदर 3 आपके पीरियड आते हैं, अजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, और इनको आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा क्योंकि ये तकनीकी वर्ड है और इसकी हिंदी नहीं है, अजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, ठीक है। अब इनकी जो उम्र है, देखो पृथ्वी की उम्र क्या है, जनरली हमने जो हमारी रेडियोमेट्रिक डेटिंग से निकाली वो जनरली है 4.6 बिलियन ईयर्स। इसका मतलब क्या है, 4.6 अरब वर्ष, ये औसत है। तो जनरली हमने जो हमारा प्री कैम्ब्रियन को हमने 3 ऑर्डर में बांटा, और अजोइक को हम स्टार्ट मान रहे हैं 4560 मिलियन ईयर से, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 4 अरब 560 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका डिवीजन किया है। तो अजोइक पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है 4560 और आर्कियन आपका स्टार्ट हो रहा है 4000 से। इन दोनों पीरियड में, यानी अजोइक में और आर्कियन में, धरती पर किसी भी प्रकार के जीव की उपस्थिति नहीं थी, यानी क्योंकि उस टाइम क्या है, पृथ्वी बहुत गर्म थी, जब पृथ्वी उत्पन्न हुई बहुत ज़्यादा गर्म थी, पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था, और इस वजह से जीवों की उत्पत्ति जो है नहीं हुई थी, क्योंकि वातावरण उनके अनुकूल नहीं था। तो इसलिए हमारे पास इन दोनों के
समक्ष इन दोनों के बारे में कोई बहुत ज़्यादा सूचना हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके बाद कौन सा आया, प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक पीरियड जो है 2500 मिलियन ईयर में स्टार्ट हुआ। इस पीरियड में क्या हुआ था, आपके जो प्रोटेरोजोइक पीरियड था, प्रोटेरोजोइक पीरियड में सबसे पहले जो है जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, आपके फंजाई, एल्गी, ये सारी चीज़ें जो हैं धरती पर आई, पृथ्वी पर आई, और इनके कुछ हद तक हमें अवशेष मिलते हैं। लेकिन इनके जो अवशेष हैं वो इतने नहीं हैं कि हमें उनसे सूचना का कुछ, या हमें कुछ सूचना मिल सके या हम कुछ समझ सकें पृथ्वी के बारे में। इसके अलावा जो उस टाइम की चट्टानें थी, जो चट्टानें बन चुकी थी प्रोटेरोजोइक पीरियड में, उनका या तो बहुत ज़्यादा अपर्दन हो चुका है या फिर उनके ऊपर कोई और चट्टान बन गई है। तो वो बहुत ज़्यादा कायांतरित चट्टानें हैं, मेटामॉर्फाइज्ड हैं, और इस वजह से हम जो है उनके बारे में हमें ज़्यादा सूचना नहीं है। इसलिए हम जो है प्रोटेरोजोइक के बारे में भी ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाए हैं। तो जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है, बेसिकली हमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है और अभी उसके बारे में स्टडीज़ चल रही हैं। तो इनको हमने बांटा 3 पार्ट्स में, अजोइक, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्री कैम्ब्रियन के बाद हमारा अगला एरा कौन सा आया था, पुराजीवी, पैलियोजोइक पीरियड। तो पैलियोजोइक पीरियड में हमने इसको 6 पीरियड्स में, 6 एपोक्स में बांटा है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, पैलियोजोइक जो एरा है उसको हमने 6 पीरियड्स में बांटा है। कौन सा है, पहला है कैम्ब्रियन, इसको अपन इंग्लिश में याद करेंगे कैम्ब्रियन, ठीक है। कैम्ब्रियन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, कैम्ब्रिया से आया है। और कैम्ब्रिया क्या है, कैम्ब्रिया बेसिकली वेल्स का लैटिन नाम है। कैम्ब्रिया क्या है, वेल्स का लैटिन नाम है। उसके बाद उस टाइम जो है कैम्ब्रिया में एक कैम्ब्रियन हलचल हुई, कैम्ब्रियन पीरियड में एक कैम्ब्रियन हलचल हुई। कैम्ब्रियन हलचल यानी एक पर्वत, देखिए जैसे जैसे पृथ्वी का आविर्भाव हुआ या पृथ्वी का इतिहास चलता है, वैसे वैसे कुछ पर्वत निर्माणकारी गतिविधियां भी होती हैं, माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज भी होती हैं। तो माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटीज में जो सबसे पहली हमें पता है वो है कैम्ब्रियन हलचल, जो कैम्ब्रियन पीरियड में हुई। और कैम्ब्रियन पीरियड हमारा कब है, 560 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था। ये हम सारे स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग ईयर पढ़ रहे हैं। तो 560 मिलियन ईयर्स पहले जो आपका कैम्ब्रियन हलचल है वो हुई थी। और उसके अंदर आपके कौन कौन से पर्वत बने, लॉरेंशियन, अग्लोमन, किलार्नियन, फेनोस्कैंडिया। ये जनरली जो 4 पर्वत हैं वो कैम्ब्रियन पीरियड से रिलेटेड हैं। ये इनका जो एरिया था वो जनरली कहाँ रहा था, आपका कनाडा, अमेरिका, आपका इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये सारी जगह हैं जो है कैम्ब्रियन हलचल की आपको चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो पैलियोजोइक का पहला हमने पढ़ा कैम्ब्रियन युग। देखिए अभी आप इन सब से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जनरली बस अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हुए चलें। लास्ट में जब हम ये टॉपिक खत्म करेंगे तो हम इसको एक चार्ट के थ्रू कंक्लूड करेंगे। तो आप तब तक हमारे साथ बने रहिए और इसको देखते हुए चलें। तो पहला था हमारा कैम्ब्रियन पीरियड, सेकेंड है हमारा ऑर्डोविसियन। ऑर्डोविसियन का जो टाइम है वो है 495 मिलियन ईयर। 495 जो है 1 मिलियन का मतलब 10 लाख हो गया, यानी कि क्या हुआ ये 4950 लाख, या इसको हम बोल सकते हैं 39 करोड़ 50 लाख, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्डोविसियन का टाइम पीरियड है। और इस टाइम जो है आपके एज ऑफ मरीन इन्वर्टिब्रेट्स। देखो सबसे पहला जीव हमें पता है कहाँ आया था, समुद्र में आया था। सबसे पहले कहाँ बने जीव, समुद्र में। समुद्र से वो बने उभयचर, यानी ऐसे जीव जो समुद्र और स्थल दोनों में रह सकते थे। और फिर उसके बाद स्थल जीव आए, यानी सबसे पहले जीव कहाँ बना, समुद्र में, फिर उभयचर और फिर स्थल जीव बने। इसी प्रकार से जो आपके पौधे थे वो भी सबसे पहले समुद्री पौधे आए, फिर उभयचर पौधे आए और उसके बाद स्थल में आए। इसी तरीके से हम और बात करेंगे जीवों की, तो सबसे पहले अकशेरुकी आए, यानी जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी। तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी पहले, और उसके बाद आए कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स, जिनके रीढ़ की हड्डी होती थी। तो इस तरह से जीवों का विकास का जो क्रम है वो बायोलॉजी जो है उनकी धीरे धीरे डेवलप होती चली गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं जो ऑर्डोविसियन में आए वो उनको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ मरीन इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है अकशेरुकी। अकशेरुकी मतलब जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो समुद्री अकशेरुकी जीवों का युग था ऑर्डोविसियन और सिल्यूरियन। ये दोनों ही पीरियड जो है उस टाइम समुद्री जीवों का बहुत ज्यादा बोलबाला था और बहुत सारे समुद्री इन्वर्टिब्रेट्स अकशेरुकी जीव जो है हमें देखने को मिलते हैं। सिल्यूरियन का टाइम पीरियड क्या है, 443 मिलियन ईयर्स। ठीक है, ये आपको ईयर्स इतने ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस इनका सीक्वेंस जो है वो हमें याद रखना है। सिल्यूरियन पीरियड की जो है खास बात क्या है, इस टाइम पर स्थल पर सबसे पहले पत्तियों रहित वनस्पति का जन्म हुआ। सबसे पहले स्थल पर
पत्तियों रहित वनस्पति का जन्म कब हुआ था? सिल्यूरियन पीरियड में, यानी समुद्र से अब जो वनस्पति कहाँ आने लग गई थी, धीरे धीरे स्थल पे आने लग गई थी। और जो सबसे पहली वनस्पति आई वो कैसी थी? पत्तियों रहित थी, यानी सबसे स्टार्टिंग पॉइंट था। जैसे आज हमारे कवक शैवाल होते हैं, शैवाल कैसे होते हैं? शैवाल सिर्फ एक पौधा ही होता है, और वो पौधा कैसा होता है आपका? जिसकी ना जड़ होती है ना पत्तियां होती हैं। तो इसी तरीके का एक शैवाल जैसा या एल्गी जैसा जो है एक पौधा स्थल पर बना था। इसके अलावा समुद्र में क्या हुआ था? आपके प्रवाल्स की जो है, प्रवाल्स का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। जो आपके कोरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तारित हुए थे। ठीक है, इसके बाद हमारे जो क्या है, सिल्यूरियन पीरियड की दूसरी खास बात, इसमें कैलिडोनियन हलचल हुई थी। जैसे हमने पहले पढ़ा था कैम्ब्रियन हलचल, दूसरी है हमारी कैलिडोनियन हलचल। तो कैलिडोनियन हलचल जो है आपके सिल्यूरियन पीरियड में स्टार्ट हुई और कहाँ खत्म हुई? कार्बोनिफेरस, जो हम अभी आगे देखेंगे। तो हमारी कैलिडोनियन जो हलचल है वो आपके सिल्यूरियन पीरियड में स्टार्ट हो रही है। और ये जो हलचल थी उसके अंदर हमारा अरावली बनता है। और इसलिए हमारे आरएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या राजस्थान की जितनी भी सेवाएं हैं उन सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या भारत की भी जितनी सेवाएं हैं उन सारी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड है सिल्यूरियन पीरियड। और जिसके अंदर हुई थी आपकी कैलिडोनियन हलचल, और इसमें बना था आपका अरावली, सतपुड़ा और महादेव। ये सब इसी हलचल के परिणाम हैं। इसके अलावा भारत में ही नहीं, इस हलचल के थ्रू आपके इंग्लैंड, अमेरिका, स्कॉटलैंड, ये सारी जगह पर भी आपके बहुत सारे हमें चट्टानें देखने को मिलती हैं कैलिडोनियन हलचल की। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अरावली, महादेव और सतपुड़ा। तो ये हलचल सिल्यूरियन का। आगे हम चलते हैं डेवोनियन पीरियड 417 मिलियन ईयर्स पहले आया था। देखिए अभी हम ये सारी चीज़ें कहाँ पढ़ रहे हैं? पुराजीवी में, पैलियोजोइक एरा में, और ये हमारे पीरियड चल रहे हैं। तो अभी हम चौथे पीरियड पे आए हैं, पैलियोजोइक के डेवोनियन पीरियड। तो ये 417 मिलियन ईयर पहले था और इसे हम बोलते हैं एज ऑफ फिशेज। इसलिए हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मत्स्य युग जो है हम डेवोनियन पीरियड को बोलते हैं। और ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मत्स्य युग कौन सा पीरियड कहलाता है? वो है डेवोनियन पीरियड। इसके अलावा इस टाइम पर आपके एम्फीबियंस यानी उभयचर भी आने लगे थे। जैसा कि मैंने बताया था, पहले मरीन जो है समुद्री जीव आते हैं, फिर उभयचर आते हैं और फिर स्थलीय जीव आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास उभयचर जो है हमें देखने को मिलते हैं। कौन से पीरियड में? डेवोनियन पीरियड में, मत्स्य युग में। देखो मत्स्य युग होने का मतलब क्या है? बहुत सारी मछलियाँ हमें देखने को मिलती है। मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे अब आज की बात करें तो आज क्या है? एज ऑफ मैन, यानी मनुष्य की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम जो है पृथ्वी को डोमिनेट करती थी मछलियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें शार्क और बहुत सारी तरह की मछलियाँ थी। अब हम बात करें उभयचर थे। इसके अलावा स्थल पे मैंने जैसे बताया था आपको पहले कि पत्तियों रहित पौधे जो हैं वो स्थल पे आ गए थे। और इस पीरियड में आगे क्या आ गया? आपके फर्न आ गए थे, यानी मुलायम पत्ती वाले पौधे आपके स्थल पे हमें दिखने लगे थे। डेवोनियन पीरियड में आके फर्न, जिन्हें हम बोलते हैं फर्न, जो है मुलायम पत्तियों वाली वनस्पति हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हमारा आता है कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड का टाइम है 354 मिलियन ईयर्स। अब कार्बोनिफेरस में आपको दिख रहा है कार्बन वर्ड, दिख रहा है आपको ये कार्बन? तो इसका मतलब यह है कि इस पीरियड में जो है कोयला बना था। सबसे पहले जो कोयला हमें ज़्यादातर मिलता है वो कार्बोनिफेरस पीरियड का मिलता है। कोयले का निर्माण जो है प्रारंभ हो जाता है कार्बन से, कोयला आप याद कर सकते हैं। तो कार्बोनिफेरस में कोयला मिलता है। और ये भी जनरली एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि कोल फॉर्मेशन, कोयले का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? कार्बोनिफेरस में। इसके अलावा जो है इसे एज ऑफ एम्फीबियंस भी बोलते हैं। डेवोनियन क्या था? एज ऑफ फिशेस, और यहाँ पे एम्फीबियंस हमें दिखने लगे थे। और कार्बोनिफेरस पीरियड में आके जो है एज ऑफ एम्फीबियंस यानी उभयचरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसे हम उभयचर युग भी बोलते हैं। इसके अलावा कार्बोनिफेरस पीरियड में जो एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी वो थी पेंजिया का ब्रेकअप। देखो पेंजिया क्या था? सबसे पहले आर्कियन युग में, देखो पहले जो हमारी पृथ्वी है जिसका नक्शा हमें आज जैसा दिखता है ये हमेशा से वैसा नहीं था। ये बहुत बार चेंज होता रहता है और अभी भी चेंज हो रहा है। हमें पता ही है कि हमारी जो प्लेट्स हैं वो सरक रही हैं। तो सबसे पहले आर्कियन युग में एक पेंजिया बना था। पेंजिया क्या था? जितने भी आज हमें महाद्वीप दिखते हैं यानी स्थलीय भाग दिखते हैं वो सब एक साथ जुड़े हुए थे और उसे हम बोलते थे पेंजिया, जो कि एक सुपर महाद्वीप था। ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट था। और उसके जितने भी हमें महासागर आज दिखते हैं वो सारे महासागर भी एक साथ जुड़े हुए थे। जैसे कि हम क्या बोलते थे? पैंथलासा बोलते थे, सुपर ओशन बोलते थे या सुपर महासागर इसे हम बोलते थे। तो वो जो पेंजिया था वो कार्बोनिफेरस पीरियड में आके ब्रेक होने लगा और जैसा कि आज हमें विश्व का नक्शा दिखता है उस तरीके से धीरे धीरे प्लेट्स जो है मूव होने लगी थी।
तो पैंजिया, ये सारी चीज़ें पैंजिया पैंथलासा हम अपने अगले वीडियो में जो है वो देखेंगे, अभी हम इसको शॉर्ट में समझ रहे हैं। तो पैंजिया का ब्रेकअप आपका स्टार्ट हुआ था कार्बोनिफेरस पीरियड में। आगे हम बढ़ते हैं, पर्मियन, ये छठा जो है लास्ट है आपके पुराजीवी एरा का लास्ट आपका पीरियड है पर्मियन, और ये कब स्टार्ट हुआ था 290 मिलियन ईयर्स एगो। देखो हम 560 से शुरू हुए थे पुराजीवी में और हम कहाँ तक आ गए, 290 तक आ गए हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हुई थी आपकी हर्सिनियन हलचल, तीसरी हलचल। हम कौन कौन सी पढ़ चुके हैं, कैम्ब्रियन पढ़ चुके हैं, उसके बाद कैलिडोनियन पढ़ चुके हैं, और तीसरी हमारी है हर्सिनियन हलचल। और इसके अंदर जो यूएसए का अपलेशियन पर्वत है वो हमें आज दिखाई देता है, जो कि यूएसए में है, वो हर्सिनियन हलचल के टाइम धीरे धीरे बनने लगा था। इसके अलावा ये पर्मियन जो है हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी दामोदर श्रेणी में जो हमें कोयला मिलता है, देखो कोयला निर्माण कब प्रारंभ हुआ, कार्बोनिफेरस में शुरू हुआ, लेकिन जो हमें भारत में दामोदर श्रेणी में कोयला मिलता है वो कब बना था, पर्मियन पीरियड में बना था। तो ये हमें याद रखना है, दामोदर श्रेणी का कोयला। तो इस तरीके से हमारा जो पुराजीवी महाकल्प है वो खत्म होता है। आगे हम चलते हैं मध्यजीवी की ओर, मेसोजोइक। इसके अंदर हमारे 3 पीरियड हमें दिखाई देते हैं। पहला है ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। और जुरासिक तो शायद आप सभी ने सुना होगा और बहुत लोगों ने मूवी भी देखी होगी, जुरासिक वर्ल्ड। और क्या था उस मूवी में, डायनासोर। सो ऑब्वियसली जो हमारा मध्यजीवी है वो मेनली रिलेटेड है डायनासोर से। डायनासोर्स, ठीक है, तो डायनासोर से जनरली हमारी रिलेटेड है, जिसमें ट्रियासिक में जो है आपके डायनासोर बनते हैं, उसके बाद जुरासिक में डोमिनेंट हो जाते हैं और क्रिटेशियस में खत्म हो जाते हैं। यानी ट्रियासिक में आपके डायनासोर्स आए, जुरासिक में एज ऑफ डायनासोर्स हो गई, और क्रिटेशियस में क्या हो गया, आपके डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए या लुप्त हो गए। ठीक है, और ट्रियासिक का देखो टाइम है 248 मिलियन ईयर्स एगो, और इस टाइम सबसे पहले मैमल्स आए थे, स्तनधारी जीव आए थे, जैसे कि एक मनुष्य की तरह के जीव हमें दिखाई देने लगे थे। उसके अलावा जुरासिक जो है, जुरासिक पीरियड में 205 मिलियन ईयर्स पहले का है, और एज ऑफ रेप्टाइल्स या एज ऑफ डायनासोर्स इसे हम बोलते हैं। जुरासिक वर्ल्ड जैसे मूवी है उससे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पीरियड में जो खास बात क्या थी, यूरोप में जो लोहा पाया जाता है, आयरन जो पाया जाता है यूरोप में, वो इस पीरियड में हमें दिखाई देता है। और साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो हीरा मिलता है, डायमंड, वो भी हमें इस पीरियड का दिखाई देता है। यानी जुरासिक पीरियड में 3 घटनाएं हुई, एक तो एज ऑफ डायनासोर्स, इसके अलावा यूरोप का लोहा और दक्षिण अफ्रीका का हीरा। तो ये तीनों चीजें हमें जुरासिक पीरियड की देखने को मिलती हैं। इसका लास्ट, मेसोजोइक का जो लास्ट पीरियड है वो है क्रिटेशियस। और क्रिटेशियस पीरियड जो है उसका, ये शब्द जो क्रिटेशियस शब्द है वो बना है ग्रीक शब्द के क्रेटा वर्ड से। यानी ग्रीक जो भाषा है उसका क्रेटा जो वर्ड है उससे बना है, और क्रेटा का मतलब होता है खड़िया, यानी खड़िया मतलब चूना पत्थर। तो ये जो टाइम है क्रिटेशियस जो पीरियड है, इस टाइम चूना पत्थर की चट्टानें जो है हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यानी क्रेटा यानी खड़िया और चूना पत्थर, इसलिए इसका नाम क्रिटेशियस रखा गया। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 142 मिलियन ईयर्स, और इस टाइम जो है गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ। अब देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आर्कियन में क्या हुआ था, आपका पेंजिया बना था। उसके बाद कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था, आपका पेंजिया का विखंडन शुरू हुआ। अब पेंजिया का जब विखंडन हुआ था, जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट था उसका विखंडन शुरू हुआ, तो वो 2 पार्ट्स में बढ़ गया, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो जो नॉर्थ में पार्ट था उसे तो हम बोलते हैं अंगारा लैंड, और जो साउथ में पार्ट था उसे हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो इस टाइम जो था क्रिटेशियस पीरियड के अंदर क्या हुआ, जो गोंड वाला लैंड था यानी दक्षिण वाला पार्ट था, उसका भी ब्रेकअप जो है आपका शुरू हो जाता है गोंडवाना लैंड का विखंडन के नाम से। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा अगला आता है सेनोजोइक यानी नवजीवी। हमने 4 जो है एरा पढ़े थे। सबसे पहला कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन, उसके बाद हमारा आया था पैलियोजोइक या पुराजीवी, फिर मेसोजोइक यानी मध्यजीवी, और लास्ट जो था हमारा सेनोजोइक नवजीवी। अब जो सेनोजोइक हमारा पीरियड था इसको हमने 2 पीरियड्स में बांटा। पहला तो था टर्शरी और दूसरा है क्वार्टरनरी। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आता है आपका एरा, फिर आता है आपका पीरियड, फिर आता है एपोक, और उसके बाद आता है एज। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सेनोजोइक एरा की, जिसका टर्शियरी पीरियड था, और उस टर्शियरी पीरियड को हम क्या है 5 आपके एपोक्स में बांटते हैं। ठीक है, यानी एरा था सेनोजोइक, पीरियड था टर्शियरी, और आपका एपोक जो है वो है 5 इस टर्शियरी पीरियड में। पहला है पैलियोसीन। देखो, जो टर्शियरी पीरियड है उसकी खास बात जो है, और अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, देखो 4 माउंटेन बिल्डिंग यानी पर्वत निर्माणकारी 4 हलचलें हुई थी। पहली कौन सी थी, कैम्ब्रियन थी, जो कि कैम्ब्रियन पीरियड में हुई थी।
दूसरी थी आपकी कैलिडोनियन जो कि आपकी सिल्यूरियन में स्टार्ट हुई थी और कार्बोनिफेरस तक चली थी। थर्ड थी आपकी हर्सिनियन जो कि हमने देखी पर्मियन काल में। और फोर्थ हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं अल्पाइन माउंटेन। और अल्पाइन माउंटेन सिस्टम जो है, अल्पाइन पर्वत निर्माण जो तंत्र है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा हिमालय है वो भी टर्शियरी पीरियड में अल्पाइन माउंटेन सिस्टम के अंदर बना था। हमारी हिमालय की जो तीनों रेंजेस हैं, यानी वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, वो तीनों जो है आपके अल्पाइन माउंटेन सिस्टम के अंदर टर्शियरी पीरियड में बनी थी। पहला है इसके अंदर आपका पैलियोसीन। इसके अलावा जो आपके अल्पाइन माउंटेन सिस्टम है उसके अंदर आपके जो जितने भी वलित पर्वत आज हमें दिखाई देते हैं, जैसे रॉकीज, एंडीज, आप्स, एटलस, ये सारे जो हैं वो आपके टर्शियरी पीरियड में ही अल्पाइन माउंटेन सिस्टम के अंदर बने थे। पैलियोसीन पीरियड के अंदर जो है आपके ये एंडीज, रॉकीज, ये सारे बन गए थे। और यहाँ पे घोड़ा भी हमें दिखाई देता है कौन से पीरियड में, पैलियोसीन पीरियड में। उसके बाद आता है आपका इयोसीन पीरियड, और ये 55 मिलियन ईयर्स पहले था, और इसमें हमारा वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो है वो बनना प्रारंभ हुआ था। ओलिगोसीन जो पीरियड है 34 मिलियन ईयर एगो, इसे हम एज ऑफ मंकीज बोलते हैं, यानी कपी युग बोलते हैं। और जो हमारे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जो बंदर थे वो मनुष्य के पूर्वज थे। तो यानी यहाँ पे एज ऑफ मंकीज, यानी अब मंकीज जो है, बंदरों की संख्या बढ़ रही है, कपी युग इसे हम बोल रहे हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे मनुष्य का जो है आविर्भाव हुआ था। इसके बाद है मायोसीन पीरियड जो कि 24 मिलियन ईयर्स पहले था, और ये लघु हिमालय भी हम इसमें लघु हिमालय जो है उसका निर्माण होता है लेसर हिमालय का। और लास्ट है इसका हमारा प्लायोसीन पीरियड, 5.3 मिलियन ईयर्स पहले आया था, यानी 53 लाख साल पहले आया था ये। और इसके अंदर हमारी शिवालिक रेंजेस जो हैं वो बनती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये बन सकता है आपका कि वृहद हिमालय कौन से युग में बना था, तो टर्शियरी पीरियड में बना था। और अगर आपसे इपोक पूछ ले तो भी आप बता सकते हो कि इयोसीन इपोक में बना था। इसके अलावा जो है आपका लघु हिमालय किस में बना था, मायोसीन में बना था। आपका शिवालिक किस में बना था, प्लायोसीन में बनाया था। कपी युग कब आया था, ओलिगोसीन में आया था। और एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे अक्सर बनता है वो क्या है कि सबसे बड़ा टर्शियरी इपोक कौन सा था, यानी टर्शियरी पीरियड का सबसे लंबा इपोक कौन सा था। तो अगर हम ये सारे ईयर्स देखें, इन सारे ईयर्स को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि सबसे लंबा जो है टर्शियरी इपोक कौन सा था, इयोसीन। देखो पैलियोसीन कब स्टार्ट हुआ था, 65 तक, और उसके बाद इयोसीन आया 55 में, यानी 10 का अंतर है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो कितने का अंतर है, 21 का अंतर है। यहां से हम गए 10 का अंतर है, और इधर से भी हम गए तो कितने का अंतर है आपका, यहाँ पे भी आएगा आपका 19 का अंतर आएगा लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सबसे ज्यादा अंतर कहाँ आ रहा है, इयोसीन में। यानी इयोसीन आपका 55 मिलियन ईयर्स से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 34 मिलियन ईयर्स तक, यानी 21 का अंतर है। तो सबसे बड़ा जो है लॉन्गेस्ट आपका इपोक था वो कौन सा था, इयोसीन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है जो हम पहले डिस्कस करना भूल गए थे, वो क्या था कि सबसे लंबा आपका एरा कौन सा था। तो सबसे लंबा एरा कौन सा था आपका, प्री कैम्ब्रियन। कैसे, हमने देखा था पृथ्वी की उम्र कितनी थी, 4.6 करोड़, 4.6 अरब वर्ष, 4,600 लगभग मिलियन ईयर्स एगो। और सबसे पहला आपका पीरियड कौन सा था, सबसे पहला आपका एरा कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन था। और उसके बाद अगला क्या आता है, पैलियोजोइक। और पैलियोजोइक हमने देखा था कब स्टार्ट हुआ था, लगभग 600 मिलियन से, ठीक है। तो यानी इतने सालों तक, 4000 सालों तक कौन सा चलता रहा, प्री कैम्ब्रियन चलता रहा। तो सबसे लंबा एरा कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन। और टर्शियरी युग का सबसे लंबा जो है आपका इपोक कौन सा था, इयोसीन। ये दोनों ही अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये जो है टर्शियरी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अल्पाइन माउंटेन सिस्टम, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, एज ऑफ मंकी, शिवालिक, सबसे लंबा इपोक। आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारा सेनोजोइक का सेकंड पीरियड है वो कौन सा है, क्वाटरनरी। पहला कौन सा था, टर्शियरी, और हम बात करें क्वाटरनरी। क्वाटरनरी के अंदर जो है दो आपके इपोक्स हैं, पहला है प्लिस्टोसीन और दूसरा है होलोसीन, जो हम आगे देखेंगे। प्लिस्टोसीन पीरियड क्यों खास है, क्योंकि इस टाइम हम देखते हैं आइस एज, हिमयुग। हिमयुग के अंदर क्या होता है, आपकी जो पूरी पृथ्वी है वो हिमाच्छादित थी, यानी बर्फ से ढकी हुई थी। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो प्लिस्टोसीन पीरियड है इसे हम आइस एज भी बोलते हैं। और 2.5 मिलियन ईयर्स पहले जो है आपको आइस एज देखने को मिलती है। यानी प्लिस्टोसीन पीरियड आपका कब स्टार्ट हुआ था, 25 लाख साल पहले।
25 लाख साल पहले। और हिमयुग जो है, अब देखिए इसमें भी क्या है, 4 हिमयुग आए थे। इसमें तो ये पूरी बात पक्की है, यानी यूरोप भी यही मानता है कि 4 हिमयुग आए थे और अमेरिका भी यही मानता है कि 4 हिमयुग आए थे। और जो हिमयुग आए थे, जितनी भी आपकी आइस एज आई थी, जैसे ये आइस एज 1 है और ये आइस एज 2 है, आइस एज 2, इन दोनों के बीच में जो है एक इंटरग्लेशियल पीरियड आता है। इंटरग्लेशियल यानी अंतर हिमयुग। ठीक है, इस अंतर हिमयुग के अंदर क्या होता है, यानी पृथ्वी गर्म होती है। पहले आइस एज मतलब ठंडी हो गई, बर्फ की परत जम गई, फिर बर्फ पिघल गई, फिर बर्फ जम गई, फिर बर्फ पिघल गई। तो इस तरीके से जब 4 हिमयुग आते हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4 हिमयुग आएंगे, तो इसके बीच में जो है 3 अंतर हिमयुग आएंगे, यानी इंटरग्लेशियल पीरियड आएंगे, जब पृथ्वी जो है गर्म होती है वापस। तो इस तरीके से ये 4 हिमयुग हम कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखो अमेरिका के अकॉर्डिंग जो 4 हिमयुग आए थे वो ये थे। और ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर ज्यादातर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अमेरिका ने 4 हिमयुग माने, कौन कौन से, नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉइन और लोवा एंड विस्कॉन्सिन, 4 हिमयुग माने। और इनका ऑर्डर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनका ऑर्डर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सही जो है क्रम है। तो नेब्रास्कन, कंसान, इलिनॉइन और लोवा और विस्कॉन्सिन। और इनके बीच में जो इंटरग्लेशियल पीरियड है, अंतर हिमयुग है, वो कौन कौन सा है। पहला है अपटोनियन, यारमाउथ और संगमन। अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको ये चारों लिखे रहेंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये चारों क्या हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये हिमयुग हैं। इसके अलावा या फिर ये तीनों लिखे रहेंगे, आपसे पूछेंगे ये क्या है, तो ये अंतर हिमयुग है। या फिर आपसे इनका ऑर्डर पूछ सकते हैं कि नेब्रास्कन, कंसास, इलिनॉइन और लोवा और विस्कॉन्सिन, और इधर अपटोनियन, यारमाउथ और संगमन। तो इस तरीके से ये अमेरिका के अकॉर्डिंग 4 हिमयुग हैं। इसके अलावा यूरोप कौन से 4 हिमयुग मानता है। यूरोप ये 4 हिमयुग मानता है, और ये तो अक्सर आपने देखा भी होगा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप उठा के देखेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन दिख जाएंगे। गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म। ठीक है, ये 4 जो है आइस एज यूरोप मानता है। इन्होंने इंटरग्लेशियल जो इनके पीरियड थे उनके नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। इनका ऑर्डर भी पूछ लेते हैं और इनका नाम भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए इसी ऑर्डर में, गुंज, मिंडल, रिस और वुर्म। आगे हम बढ़ते हैं होलोसीन पीरियड। जैसा कि मैंने बताया था कि अपन चल रहे थे सेनोजोइक। सेनोजोइक के 2 आपके क्या हो गए थे, 2 पीरियड्स हो गए थे। 2 पीरियड्स कौन से थे, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। टर्शियरी में हमने देखे थे 5 क्या थे, इपोक्स थे। फिर हम चले क्वाटरनरी में। क्वाटरनरी में क्या थे आपके, 2 इपोक्स थे। पहला कौन सा था आपका, जो इससे पहले हम देख के आए थे, प्लिस्टोसीन, और ये है होलोसीन। होलोसीन हमारा स्टार्ट हुआ था 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले। और इसकी खास बात यह है कि जो आधुनिक मानव है, यानी हम जो हैं, वो कब आए थे, होलोसीन पीरियड में, हिमयुग के बाद हम जो है दिखाई देने लगे थे। और हमारा जो सबसे पहला अवतार था वो किस तरीके से था, स्टोन एज की फॉर्म में था, यानी जो प्रस्तर मानव था, जो पत्थरों के हथियार वगैरह बनाता था, वो हमें दिखाई देता है। लेकिन वो प्लिस्टोसीन पीरियड में ही हमें दिखाई दे जाता है। देखो अभी हम बात करें आधुनिक मानव की, यानी जो थोड़ा सा हमारी तरह डेवलप हो चुका था, लेकिन जो इससे पहले जो मानव जो है, मानव की उत्पत्ति तो प्लिस्टोसीन पीरियड में ही हो चुकी थी। तो 10,000 साल पहले हमें होलोसीन पीरियड में आधुनिक मानव जो है दिखाई देता है। तो ये इसकी खास बात है। एक बार हम पूरे जो अभी तक हमने पढ़ा उसको एक चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं, जिससे हमको याद हो जाए। हमने पढ़े थे 4 एरा, प्री कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक, यानी पुराजीवी, मध्यजीवी और नवजीवी। देखिए इनके इंग्लिश नाम आप जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। अब जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है वो सबसे बड़ा हमारा एरा था, और लगभग पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री का, भूगर्भिक इतिहास का लगभग 90% किस में है, आपके प्री कैम्ब्रियन में है। प्री कैम्ब्रियन में आपके अजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक 3 आपके पीरियड्स थे, जिनका टाइम पीरियड हमने यहाँ बगल में लिखा हुआ है। इस चार्ट का आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप इसको सेव कर सकें, ठीक है। अजोइक, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। अजोइक और आर्कियन में हमें कोई जीव की जो है जीव नहीं दिखता है। प्रोटेरोजोइक में हमें कुछ जीव दिखने लगते हैं, अमीबा, आपके फंजाई, कवक, इस तरह के अलगी, ये सब दिखने लगता है, ठीक है। आर्कियन में एक और चीज थी, आर्कियन जो पीरियड था, इस पीरियड में आपके क्या होता है, आपके आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक्स जो है हमें देखने को मिलती हैं। और भारत में भी जो हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती हैं वो आर्कियन पीरियड की हैं। इसके अलावा जो प्रोटेरोजोइक पीरियड है, इसके अंदर हमें सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानें देखने को मिलती हैं। और भारत में जो हमें कुड़प्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं वो आपके प्रोटेरोजोइक पीरियड की हैं। यानी आर्कियन इज रिलेटेड टू धारवाड़,
और प्रोटेरोजोइक इज रिलेटेड टू कुडप्पा एंड विंध्यन, कुडप्पा और विंध्यन। इस तरीके से ये थी आपकी आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय, और ये जो है ये दोनों कुडप्पा और विंध्यन ये क्या है आपकी अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टान। ठीक है, तो ये आपका प्री कैम्ब्रियन पीरियड था जिसके अंदर 90% आपकी भूगर्भिक इतिहास का पार्ट आता है। फिर आपके पैलियोजोइक पीरियड, पुराजीवी पीरियड, इसके अंदर आपके कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन, ये 5 हैं, सॉरी 6 हैं, और इनको हमें याद करना है। कैसे हम इनको याद करेंगे, इनको हम कोड दे लेते हैं। इसको हम याद कर सकते हैं कोस दीसी पम्मी, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कोस दीसी पम्मी। तो यानी कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, तो कोस दीसी पम्मी अगर आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपको प्रोटेरोजोइक पूरा जीवी महाकल्प के सारे जो है पीरियड्स याद हो जाएंगे। इसके बाद आए थे हम मेसोजोइक पीरियड में, मध्यजीवी में, जिसके अंदर डायनासोर्स जो है हमारे आते हैं और लुप्त हो जाते हैं, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ये तीनों हैं हमारे इंपॉर्टेंट। जुरासिक जो है एज ऑफ रेप्टाइल्स कहलाता है, डायनासोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आए थे हम सेनोजोइक में। सेनोजोइक में हमारे जो है 2 पीरियड होते हैं, टर्शियरी और क्वाटरनरी। टर्शियरी के अंदर आपके 5 इपोक्स होते हैं, कौन कौन से, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इनको हम कैसे याद करेंगे, इनका भी हम ऑर्डर कर लेते हैं। ठीक है, इसको अपन याद कर सकते हैं POMP, इस तरीके से आप याद कर लेंगे POMP, तो आपको याद हो जाएगा पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि प्लायोसीन बाद में आ रहा है और पैलियोसीन, ये दोनों लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये पैलियोसीन है, ये प्लायोसीन है, इनको हमें याद करना है। इसके बाद जो हमारा अगला पीरियड था वो क्वाटरनरी था, और क्वाटरनरी के जो है आपके 2 आपके इपोक्स थे, कौन से, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। प्लिस्टोसीन में आपके आइस एज आती है, हिमयुग आता है, और होलोसीन में जो है आपका आधुनिक मानव हमें देखने को मिलता है 10,000 साल पहले। तो ये पूरी जो है आपकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री थी, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास था। आपको होपफुली, हमें उम्मीद है कि ये थोड़ा सा टफ पार्ट है ज्योग्राफी का, लेकिन आप सभी को याद होगा। 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे इसको तो आपको जरूर याद हो जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो RS का एग्जाम हो या कोई भी राजस्थान या भारत की सेवाओं से रिलेटेड एग्जाम हो, तो आप इसको जरूर याद करें। 1-2 बार इस वीडियो को देखें और जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे उनका स्क्रीनशॉट लेके या अपनी कॉपी में आप उसके नोट्स बना लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.